जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक भौतिक विज्ञान की क्लास लेने वाले हैं। टॉपिक रहेगा मात्रक और मापन। डेडिकेटेड ये क्लास जो होगी वो सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए तो होगी। इसके साथ साथ आप सीजीपीएससी यदि मेंस लिखते हैं तो उसके लिए भी पेपर नंबर 4 में आपका काम आएगा। सीजीपीएससी प्रीलिम्स के भी एग्जाम में काम आएगा। सीजीव्यापम के भी एग्जाम जो होते हैं उसमें काम में आएगा। जीएस सेक्शन बोलकर ये हर एक उसमें आ जाता है। जैसे जनरल स्टडीज जब हम लोग बोलते हैं सामान्य ज्ञान, तो हर एक उसमें ये आ सकता है, जिसमें भी आपका लिखा है सामान्य ज्ञान 10 कक्षा 10वीं के ऊपर का या 10वीं के स्तर तक का। तो ये वीडियो हमारा होने वाला है मात्रक और मापन, फिजिक्स का पहला यूनिट होता है। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स भी लेके आने की। तो सीधा यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करते हैं मात्रक और मापन होता क्या है। तो यदि मापन को हम लोग एक स्टैंडर्ड लेवल पे ऐसी नॉर्मल भाषा पे डिफाइन करने की कोशिश करें, तो हम किसी भी भौतिक राशि का माप ज्ञात करने के लिए उसे एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को, उस राशि को मात्रक कहते हैं और कोई दी गई राशि को इसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। ओके, सामान्य तौर पर आप कैसे समझ सकते हो, जैसे आप पानी लेते हो, पानी के लिए आप जैसे मान के चलिए ले रहे हो। अब सामान्य तौर पर आप कैसे बोलोगे कि एक ग्लास पानी दे दो या एक मग्घा पानी डाल दो या एक डब्बा पानी दे दो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कुछ माने नहीं, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा। बट जब दूध की बात आती है तो हम लोग कैसे लेते हैं, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। तो जो एक हम लोगों का स्टैंडर्ड होता है, डिफाइन सबसे पहले करेंगे कि एक्चुअल में लीटर क्या है। ओके, और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको मात्रक करते हैं या उसको हम मात्रक मानते हैं, और तुलना करने पर वो हमारा मानक कहलाता है। जैसे मान के चलिए मैं एक स्टैंडर्ड बनाता हूँ कि एक डब्बा में जितना पानी आता है वो सपोज 1 लीटर है, मैंने मान लिया। अब मैं जैसे बोलूंगा कि मुझको 10 डब्बे पानी चाहिए, तो मैं 10 डिब्बों से तुलना किया, मतलब कितना आएगा, 10 लीटर। तो कभी भी भौतिक राशियों के लिए हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उस स्टैंडर्ड को परिभाषित करते हैं, उसकी एक परिभाषा देते हैं, और उस परिभाषा के आधार पर हम बाकियों की जब तुलना करते हैं तब हमको क्या मिलता है, मापन मिलता है। इन जनरल अभी समझ में नहीं आएगा, आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मापन बस आप ये समझ लीजिएगा, कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, भौतिक राशियों को। या इस तरीके से भी बोल सकते हैं, भौतिक राशियों को आंकिक मान देना ही मापन है। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि इसका शरीर गर्म हो रहा है, होता है कई बार बुखार होता है तो गर्म होता है। तो अब अगर उसका शरीर गर्म है तो कितना गर्म है, जैसे 2 डिग्री सेल्सियस गर्म है, 3 डिग्री सेल्सियस गर्म है। तो ऐसे जब हम लोग बोलते हैं गर्म है, गर्म एक भौतिक राशि हो गई, उसको जब मैं नंबर दे दिया तो ये क्या है, आपका मेजरमेंट है या मापन है। वैसे ही वो मुझसे ऊंचा है, जब मैं ऐसे बोलता हूँ कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, तो जब नंबर देते हैं ये क्या कर रहे हैं, हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं या मापन कर रहे हैं। भौतिकी में हर एक मापन के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो हर एक राशि की पर्टिकुलर एक डेफिनेशन होती है, जिसके हिसाब से हम लोग इस चीजों को समझते हैं। आगे चलते हैं। इसी में यदि बात करेंगे भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज, तो भौतिक राशियां क्या होती है, जिनका मापन किया जा सकता है उन्हीं को हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई को हम लोग माप सकते हैं मीटर में, फुट में, सेंटीमीटर में, इंच में, इसमें हम लोग नाप सकते हैं। द्रव्यमान को हम लोग माप सकते हैं किलोग्राम में, ग्राम में, ये क्या है हमारा द्रव्यमान को मापना। तापमान को हम लोग माप सकते हैं केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, है ना, रेडियर में। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके माप के लिए भौतिक राशियां। विद्युत धारा एम्पियर में मापते हैं। दाब को हम लोग नापते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में। ऐसी बल को हम लोग मापते हैं न्यूटन में। तो इसी प्रकार से भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियों को जब क्लासिफाई करने की बात आती है तो हम लोग दो प्रकार पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, और आज हम लोग इन दो प्रकार पे क्लासिफाई करेंगे पूरा डिटेल में। तो पहला आता है मापन और मात्रक के आधार पर। यदि मापन और मात्रक के आधार पर यदि हम लोग बात करने की कोशिश करें तो तीन प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। एक होती है मूल राशि, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, और तीसरी होती है पूरक राशि। मूल राशि जो मूल मात्रक है, जिसको आप कहीं से भी अलग से डिफाइन नहीं कर सकते, वो अपने आप में सुस्पष्ट डिफाइन होंगी, किसी दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी। व्युत्पन्न जो मूल मात्रकों के या मूल राशियों से मिलकर आती है वो होती है आपकी व्युत्पन्न। ऐसी आपको पूरक देखने को मिलेगी। दूसरे आते हैं हम लोगों का दिशा या परिमाण के आधार पर। दिशा के आधार पर जब डायरेक्शन के हिसाब से राशि की क्वांटिटी या उसकी यूनिट बदलने लगे, मान बदलने लगे दिशा के आधार पर, तो वो क्या हो जाती है हमारी सदिश राशि। और दिशा के आधार पर यदि मान ना बदले तो वो हो जाती है अदिश राशि। ये एक इन जनरल क्लासिफिकेशन है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैसे माप के मात्रक या इकाई या ये फिर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं, तो किसी मापन के लिए या किसी राशि के मापन के लिए निर्देश मानक को ही मात्रक कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, केवल पहली लाइन का। जैसे मैं बोलता हूँ आपकी लंबाई क्या है, आप बोलते हो 5 फुट 6 इंच। या फिर मान के चलिए मैं पूछता हूँ आपकी लंबाई क्या है, आप बोलते हो 2 मीटर। तो आप एक मानक मान रहे हो, या तो मीटर मान रहे हो या तो फुट मान रहे हो। तो ये जो है आपका क्या है, मानक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मानक बोलेंगे। अर्थात किसी भी राशि को माप के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है।
इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि के मात्रक से तुलना करने की क्रिया मापन कहलाती है। जैसे मैं बोला कि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, मान के चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फुट और इंच में माप रहा हूँ, तो पहले एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देना पड़ेगा। 1 फुट बराबर क्या होता है या 1 इंच बराबर क्या होता है। यहाँ पर ऐसे मत सोचिएगा कि 1 फुट बराबर 12 इंच ये हमारा है, ओके। 1 फुट बराबर 12 इंच वो तो ठीक है, बट फुट क्या होता है और इंच क्या होता है, इसको क्लासिफाई करना है। जैसे मैं बोला मेरी जो हाइट है 1 मीटर है, मान के चलिए ऐसा मैं मानता हूँ, तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा 1 मीटर है तो 1 मीटर डिस्टेंस क्या है, और यही है हमारा पूरा पूरा खेल। मात्रक का स्टैंडर्ड मात्रक हम लोगों को मानने पड़ते हैं। अब मात्रकों को अगर क्लासिफाई करेंगे, दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। हम लोग आगे में डेफिनेशन करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मात्रक दो प्रकार के होंगे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इन्हीं के ऊपर हम लोगों का पूरा रहेगा। तो मूल मात्रक के बारे में सीधी बात करते हैं। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। पर्टिकुलरली 7 मूल मात्रक हैं, 7 हमारे पास भौतिक राशियां हैं। उनको क्लासिफाई करने के लिए या उनको मापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। इनको किसी दूसरे से फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोल रहा हूँ इसकी लंबाई कितनी है, तो वो लंबाई हम लोग मीटर में निकाले, सेंटीमीटर पे निकाले, वो मात्रक रहेगा, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। समय हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकंड में, घंटे में। द्रव्यमान, वजन आपका कितना है किलोग्राम में, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी मूल मात्रक होते हैं। जबकि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों से निर्भर करते हैं और मूल मात्रकों से बनते हैं। जब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों को मिलाया जाएगा तब आपको क्या देखने को मिलेगा, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे लंबाई की बात कर लिया, अब मैं बोलता हूँ क्षेत्रफल कितना है आपका, तो उस एरिया का क्षेत्रफल हम लोग कैसे लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, दो बार मीटर लगा तो ये व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे मैं बोलता हूँ इसका प्रेशर कितना है, जैसे अगर आप लोग गाड़ी वगैरह में जाते होंगे, हवा वगैरह भरवाने बोलते होंगे 30 भरो, वो 30 क्या रहता है, पीएसआई रहता है, पर स्क्वायर इंच, ओके। पर स्क्वायर इंच मतलब क्या हो जाएगा आपका, पाउंड पर स्क्वायर इंच मेरे ख्याल से रहता है वो, ओके। वो क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कितना बल लग रहा है, उसी को हम लोग दाब से बोलते हैं। तो दाब जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से ले सकते हो। तो ये सारी चीजें जो आती हैं आपकी, ये क्या हो जाते हैं आपका व्युत्पन्न इकाई है, याद रखिएगा। मूल मात्रक या मूल इकाई स्वतंत्र रहती है, वो किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, इसी को हम लोग मूल राशि बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाई क्या होती है, मूल मात्रकों पर निर्भर करती है। स्वतंत्र है तो मूल है, व्युत्पन्न है तो मूल से बनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी में जो प्रश्न आते हैं, इन जनरल सबसे बेसिक आज तक जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न यही होता है कि मूल मात्रक कितने हैं। तो मूल मात्रक आपके पास 7 रहेंगे, मूल राशियां भी 7 होती हैं। तो ये 7 मात्रक कौन कौन से हैं हमारे, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला आता है द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम या केजी, ओके। ऐसी लंबाई की बात करेंगे तो इसका मूल मात्रक होता है हमारा मीटर। ये सारे एसआई मात्रक है स्टैंडर्ड, आप संकेत देखिएगा एम से दर्शाएंगे। समय, समय को हम लोग मापते हैं सेकंड में, एस से दर्शाएंगे। विद्युत धारा जो बिजली आती है तारों में, उसको हम लोग मापते हैं एम्पियर से, आप ए लिख सकते हो या ए एमपी लिख सकते हो। वैसे ही ज्योति तीव्रता की बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो क्या होता है, कैंडेला से दर्शाते हैं उसको, सीडी लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से दर्शाते हैं, एमओएल लिखते हैं। और ताप का आपका मात्रक हो जाता है केल्विन के। ये हमारे क्या है, ये 7 मूल मात्रक है। तो पहला प्रश्न यही पूछता है। और यहाँ पे आते हैं, बात आती है फिर अनुपूरक मात्रक की। तो 3 अनुपूरक मात्रक हमारे पास आते हैं। जैसे समतल कोण, ये होता है रेडियन। समतल कोण क्या, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी समतल पे, जैसे आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे एक समतल है, इस पे अगर आप देखोगे तो जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियन। ये क्या होता है, तो जैसे मान के चलिए एक समतल है, एक वृत्त पे हम लोग ऐसे बात करते हैं, ओके। एक सर्कल बना है मान लीजिए, सर्कल पे हम लोग क्या करते हैं, केंद्र से एक चाप काटे, इसको बोलेंगे हम लोग चाप, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या। तो जो समतल कोण होता है या रेडियन होता है, वो उसको हम लोग दर्शाते हैं फाई से। ये होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, याद रखिएगा। कोण का माप क्या हो जाएगा, चाप बटे त्रिज्या। घन कोण की जब बात आती है तो ये पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट में बनता है। घन कोण को समझना कैसे समझ सकते हो, आप एक सेब ले लीजिए, सेब को खा जाइए, एक तरफ से काट दीजिए, तो एक शेप बन गया आकृति। अगर सेब के केंद्र से आप उस कोण को लोगे, वो आपका क्या है, घन कोण है। इन जनरल आप कैसे समझ सकते हो, हमारी पृथ्वी मान लो 3D शेप है, ये मान के चलिएगा, ओके। 3D शेप है कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर अगर कोई कट लगा है और मैं केंद्र से लेता हूँ 3D में, तो वो 3D कोण आपका क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा, ओके। हम लोग कोशिश करेंगे आने वाली क्लासेस में इसकी फोटो डाल दें, अगर आपको नहीं समझ में आता कमेंट करके बताइएगा। फिर थर्ड आता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, तो पर्टिकुलर एक सेकंड में कोई घटना कितने बार हो रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। सामान्य तौर पर जैसे आपकी बिजली आती है, तो ये बिजली क्या है, हमारे यहाँ अल्टरनेट करंट आता है, एक सेकंड में 50 बार बंद होता है, एक सेकंड में 50 बार चालू होता है। तो इसकी आवृत्ति हम लोग क्या बोलेंगे, 50 हर्ट्ज बोलेंगे। जैसे मान के चलिए आप जैसे एक उंगली है, मान के चलो मैं ऐसे हिला रहा हूँ, अगर ये एक सेकंड में मैं 10 बार हिला रहा हूँ,
तो क्या बोलूँगा ये मैं, आवृत्ति कितनी हो रही है इसकी, 10 हर्ट्ज़ की हो रही है। तो आवृत्ति प्रति सेकंड कितना आपका कोई वस्तु कंपन करती है, घटना बार-बार होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं, जनरली कंपन से करते हैं इसको। इसके बाद उत्पन्न इकाइयाँ बहुत सारी होती हैं, जो भी मूल राशियों से बनाते जाओगे बनते जाएगा। जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया, त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाल का मीटर प्रति सेकंड, तो उत्पन्न इकाइयाँ आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। मेनली क्वेश्चन आएगा मूल राशियाँ और अनुपूरक मात्रक। ओके, तो 7 और 3 ध्यान रखना है और सबका यूनिट आपको याद रखना है, कौन सा एसआई यूनिट होता है। आगे चलते हम लोग इसी में बात करेंगे मानक परिभाषाओं की। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एक डिफाइन करते हैं, तो मेन 7 मूल मात्रक होते हैं, उनको 7 को परिभाषित करना आवश्यक है। यहाँ पर जो है हम लोग 4 को भी परिभाषा देख रहे हैं, जैसे बोलते हैं मीटर। सबसे पहले आता है लंबाई का एसआई मात्रक है, लंबाई का बोल दो या दूरी का, ये एसआई मात्रक रहेगा। जैसे मैं बोलता हूँ आप कितने लंबे हो, तो बोलोगे मीटर में, या ये वस्तु कितनी लंबी है मीटर में, है ना। स्क्वायर मीटर में हम लोग प्लॉट वगैरह खरीदते हैं। रोड में जा रहे हैं, कितना दूर है, 50 किलोमीटर बोलते हैं, किलो का मतलब होता है 1000, तो 50 इंटू 1000 मीटर, इस प्रकार से। तो 1 मीटर की परिभाषा क्या दी गई है, इसको समझिएगा। तो 1 मीटर की जो मेन नई परिभाषा आई है, वो बोलता है प्रकाश द्वारा 1/299,792,458, मतलब 2,99,792,458 सेकंड में निर्वात में चली गई दूरी को 1 मीटर कहते हैं। अब ये कैसे याद रखोगे बेटा, तो इसको एकदम इजी समझना। पहले परिभाषाएं अलग थी, अभी स्टैंडर्ड बदल गई हैं। तो प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 1/299,792,458 किलोमीटर में जितनी दूरी तय करता है, उसी को बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, प्रकाश 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जाता है, 3 लाख किलोमीटर जाता है। हम लोग ऐसा पढ़े क्या, प्रकाश की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, उसी का अपोजिट कर दीजिएगा। तो 1 सेकंड में प्रकाश जितना दूरी तय करता है निर्वात में, उसका अगर आप उल्टा कर देते हो, है ना, प्रकाश द्वारा 1 सेकंड के इतने बटे 1/3 लाख में लगभग आपका आ जाएगा, उतने में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, आपकी दूरी। अब यहाँ पे भी देखिएगा 3 लाख से ऊपर लिया होगा, क्योंकि हम लोग किलो की जगह ऊपर में मीटर करते हैं। ये एक्चुअल में आपको डाटा याद करना पड़ेगा, 299, 792, 458, है ना। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में, वैक्यूम में, है ना, 1 सेकंड के 1/299, 792, 458 सेकंड में जो चली गई दूरी है, वही 1 मीटर है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, प्रकाश की परिभाषा में आपको बोलेगा मीटर की परिभाषा को बताइए, मीटर कैसे परिभाषित होता है। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, ये याद रखिएगा। ओके, कितने भाग में, 1 सेकंड के। ये क्वेश्चन हो सकता है आगे दे दे, क्योंकि अभी तक इस फील्ड पे आया नहीं है। वैसे ही अगर किलोग्राम द्रव्यमान का मानक था, तो किलोग्राम की यदि बात करते हैं, किलोग्राम को कैसे परिभाषित करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना 50 किलोग्राम का, 100 किलोग्राम का है, तो ये किलोग्राम कैसे परिभाषित होता है। तो किलोग्राम को परिभाषित किया जाता है, फ्रांस के पेरिस के निकट सेवरेस नामक एक स्थान है, वहां पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम से बने बेलन के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहा गया है। यदि आप बहुत पहले पढ़े होंगे, तो आपको कार्बन 12 याद आ रहा होगा, है ना, कि पहले जो परिभाषा दी गई थी, वो कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या के हिसाब से दी गई थी, आपका 1 किलोग्राम बदल दी गई है। अब क्या बोलता है, जो इंटरनेशनल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है प्लेटिनम इरिडियम, उसका जो बेलन का द्रव्यमान है, वही 1 किलोग्राम के बराबर है। वैसे सेकंड की परिभाषा कैसे देते हैं, तो सेकंड की परिभाषा ध्यान रखिएगा, परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा जब 9, 119, 631, 770 कंपन होता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं 1 सेकंड। तो 1 सेकंड वो समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 का परमाणु 9, 192, 631, 770 बार कंपन करता है। आप इसको कर सकते हो 91,92,63,हजार, है ना, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, या 9 करोड़, सॉरी, 9,19,92,63,हजार, ऐसे करके आपको जो भी वैल्यू आती है वो कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा याद करने का ट्रिकी हो जाता है। अब प्रश्न में कई बार इतना भी डीप में नहीं जाएगा, बट आपसे परमाणु पूछ सकता है। जैसे द्रव्यमान के लिए पहले कार्बन था, आज की डेट में क्या हो गया, प्लेटिनम इरिडियम हो गया। वैसे सेकंड के लिए आपको याद रखना है सीजियम 133। इसके हिसाब से जितने बार कंपन करते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कोशिश रखिएगा कि याद हो जाए। जैसे हम लोग फिजिक्स में डाटा है, पहले जैसे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में डाटा याद करते थे, वैसे ही याद करने की कोशिश करिएगा। मतलब कैसे, 9, 192, 631, 770, ये सबसे बढ़िया रहता है। आप करते रहोगे 9 अरब, 19 करोड़, 62 लाख, तो उसमें सेट करने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है। जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं, वैसे करिएगा। इसके बाद आते हैं केल्विन। केल्विन क्या होता है, हमारा तापमान का मात्रक हो जाएगा। तो 1 केल्विन को कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, जल के त्रिक बिंदु पे ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16वें भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 केल्विन बोलेंगे।
उम्मीद है कुछ ये मानक परिभाषाएँ आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको अच्छा लगता है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं मात्रकों के अंतर पे। तो 2 प्रकार के जैसे हम लोगों के पास मात्रक थे, एक मूल मात्रक जो हम लोग पढ़े 7 मात्रक, उसी में से 4 की अभी परिभाषा देखे थे। व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? तो मूल मात्रक जो है एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है। जैसे मैं बोलता हूँ ये वस्तु कितनी गर्म है, तो ये वस्तु कितनी गर्म है इसको निकालने के लिए मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस वस्तु का क्षेत्रफल कितना है या उस वस्तु का तापमान मतलब क्या बोलते हैं क्षेत्रफल कितना है या आयतन कितना है। बट व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं एक दूसरे से प्राप्त किए जाते हैं, एक दूसरे पर स्वतंत्र नहीं होते पूर्णतः। मीनिंग क्या समझिएगा, जैसे एक आयतन का हम लोग मात्रक ले लेते हैं, तो आयतन की बात यदि कर लेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब मैं जैसे पूछता हूँ कि इस वस्तु का आयतन कितना है बताइए, तो आपका प्रश्न क्या आएगा, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ओके। या हम लोग जैसे पूछते हैं, मान के चलिए किसी वस्तु का घनत्व कितना है, तो वस्तु का घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व जानने के लिए किसी वस्तु का हम लोगों को द्रव्यमान भी पता होना चाहिए और आयतन भी पता होना चाहिए। बट जबकि यदि मैं बोलूँ कि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है, तो आपको केवल लंबाई मीटर पट्टी पकड़ के काम हो जाएगा। तो मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते। ओके, ध्यान रखिएगा। मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे मैं बोलता हूँ इसका लंबाई कितनी है, तो आप उसको किलोग्राम के थ्रू नहीं ला सकते, है ना? जबकि व्युत्पन्न मात्रक एक दूसरे से व्युत्पन्न होते हैं। मूल मात्रकों को मानक रूप से परिभाषित किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रकों को मानक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। मूल मात्रक कैसे मानक परिभाषित थे? जैसे अभी पिछले जस्ट आप देखे होंगे, मीटर की परिभाषा थी, सेकंड की थी, केल्विन की थी, वैसे ही ज्योति तीव्रता सबकी परिभाषा जो है आपको मिल जाएगी। यदि आपको चाहिए होगा बताइएगा, इंग्लिश में हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग वाला नोट्स में प्रोवाइड करेंगे। बाकी बाय द वे हम लोग जो भी लेक्चर लेंगे उसका हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एक साथ हम लोग बल्क में लाने की कोशिश करेंगे। जब जब एक एक सब्जेक्ट कवर अप होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग निकालते जाएंगे हार्ड कॉपी। यदि आपको चाहिए रहेगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं या आप लोग डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका जो भी प्राइस होगा उस पर हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, राशियों के बारे में बात करते हैं दिशा के आधार पर। दो प्रकार की है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। दो प्रकार की राशियां होती हैं, पहली होती है सदिश, दूसरी होती है अदिश। ऐसी राशियां जिनको निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे कोई भी ऐसी राशि जिसको आपको बताने के लिए उसका नंबर तो चाहिए कि कितने नंबर पे जा रहा है, बट साथ ही साथ दिशा चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। फॉर एन एग्जाम्पल बल ले लीजिए, बल क्या है आपका, सदिश राशि है। बल कैसे सदिश राशि है इसको समझिएगा। यदि मैं बोलता हूँ कि वो मुझको धक्का दे रहा है, ओके, वो मुझको धक्का दे रहा है, धक्का देना मतलब बल लगाना है। अब धक्का दे रहा है तो किधर दे रहा है ये बताना पड़ेगा ना, आगे की तरफ धक्का दे रहा है कि पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। मान के चलिए मैं बढ़ने जा रहा हूँ और वो मुझको पीछे की तरफ से धक्का दे रहा होगा, मतलब मुझको आगे बढ़ा रहा होगा तो अच्छी बात है। अगर वो मुझको अपोज कर रहा होगा तो बुरी बात है। अगर सिर्फ मैं ये बोलता हूँ कि वो मुझे धक्का दे रहा है तो ये स्टेटमेंट पूरा नहीं हो रहा, फिजिक्स में ये बात नहीं मानी जाएगी। आपको बल को बताने के लिए दिशा बताना आवश्यक है। वैसे विस्थापन किस दिशा में हुआ है वो बताना आवश्यक रहता है, डायरेक्शन। वेग के लिए आपका डायरेक्शन जरूरत होता है, भार के लिए होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए होता है, बल आघूर्ण होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको बताने के लिए आपको इसकी दिशा बताना आवश्यक है। तो ये राशियां क्या होंगी, सदिश। जबकि अदिश राशियों की बात करते हैं, इस पे केवल परिमाण मतलब आपका नंबर से काम बन जाएगा, दिशा की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे समय, अभी मैं बोलूँ कि समय कितना हो रहा है, तो कोई भी दिशा में आपको समय एक ही मिलेगा, है ना? चाल, चाल के लिए भी सेम है। द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान कितना है, वो भी एक रहेगा। कोई भी दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे रहूँ या कोई भी दूसरे ग्रह में रहूँ, मेरा द्रव्यमान सेम रहने वाला है। कार्य जो है उसका भी आपको अदिश राशि लेना है। ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, घनत्व, दाब, ये सारी क्या है आपको अदिश राशियाँ देखने को मिलेंगी। तो सदिश राशि और अदिश राशि ये पर्टिकुलरली अगर आप क्लासीफाई कर लेते हैं तो आधी जंग यही जीत जाएंगे, क्योंकि पर्सनली यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मात्रकों की प्रणालियों को समझने की कोशिश करेंगे तो जनरली हमको देखने को मिलती है चार प्रणाली, जिसमें आपको मिलेगी सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। सीजीएस नाम से ही है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रणाली। जनरली आपको ध्यान रखना है समय, वजन और इसके अलावा आपको लंबाई, ये तीन ध्यान रखना है। सबसे पहले लंबाई के लिए क्या ले रहे हो, वजन के लिए क्या ले रहे हो, मतलब द्रव्यमान के लिए क्या ले रहे हो, और समय के लिए क्या ले रहे हो। तो जैसे सीजीएस है, सीजीएस सी फॉर सेंटीमीटर। यदि आप लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हो, आप वजन को या द्रव्यमान को ग्राम में मापते हो और समय को सेकंड में मापते हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीजीएस प्रणाली। ये फ्रेंच की प्रणाली थी, इसको मीट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। प्रणाली की एक त्रुटि है या कमी है क्या, दूरी को जब मैं सेंटीमीटर में माप रहा हूँ और मैं बोलता हूँ बताइए रायपुर से बिलासपुर की दूरी कितनी है,
बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो दिक्कत हो जाता है, सेम अगर आप भार के लिए भी बोलोगे, द्रव्यमान के लिए जब हम लोग ग्राम में मापते हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो इसके कारण ये उतना अच्छा नहीं माना गया, फिर भी चलता है। दूसरा आता है एमकेएस पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर, किलोग्राम या सेकंड प्रणाली, जिसमें दूरी को हम लोग मापेंगे मीटर में, इसके अलावा द्रव्यमान को मापेंगे किलोमीटर किलोग्राम में, और समय को मापेंगे सेकंड में। ये सीजीएस का ही एक रूप है, बड़ा वाला है। प्रणाली में दूरी को मीटर, भार को किलोग्राम से मापते हैं। फिर आती है एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं, जिसमें आप दूरी या लंबाई की बात करेंगे तो फुट में मापते हैं। फिर पी फॉर हो जाता है पाउंड, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। देखिएगा, भारत में आपको एमकेएस प्रणाली देखने को मिलेगी, बट कुछ कुछ जगह पे हम लोग क्या करते हैं, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली को भी यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि आप सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, तो सब्जी लेते समय आप क्या बोलते होगे, 1 किलो चावल दो, या मतलब 1 किलो आलू दो, जो भी बोलते हो आप, है ना। या आप किस में बोलोगे, किलो में। बट जब केक लेने जाते हैं तो कैसे बोलते हो, भैया 1 पाउंड का केक दे दो। अब यहाँ पे हम लोगों के यहाँ क्या हुआ, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के अधीन थे, तो ब्रिटिश प्रणाली की आपको देखने को मिलेगी छाप। तो जैसे केक वगैरह हो गया, हम लोग जनरली पाउंड में लेते हैं। 1 पाउंड लगभग जो है आपका 400 ग्राम के आसपास कुछ देखने को मिलेगा। ये कन्वर्जन वगैरह हम लोग आगे देखने वाले हैं। सिमिलरली, अगर आप क्रिकेट के शौकीन होंगे तो आपको पता होगा 22 गज की दूरी बोलते हैं, या 22 यार्ड्स की दूरी बोलते हैं। गेंद का वजन भी वहां पे आउंस में आता है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी एफपीएस प्रणाली में। ओके, सेकंड तो नहीं बदलता, बस फुट और पाउंड। जैसे अगर लंबाई की भी बात आती है, आप बोलोगे 5 फुट 6 इंच है, या इतना है ना, 16 इंच का डोला दिखाओगे अपना, ये सारी चीजें करोगे। बट जब आयोग पूछता है आपकी हाइट कितनी, तब सेंटीमीटर में लिखना रहता है। तो ये दोनों हमारे यहाँ मिक्स्ड चलता है। बात करते हैं एसआई पद्धति की, तो ये अंतरराष्ट्रीय मानक है। प्रॉब्लम समझिएगा क्या है, ये आवश्यकता भी क्यों है एसआई पद्धति की, इसको भी समझते हैं। तो 7 मूल मात्रक है जो हम लोग पहले कर चुके हैं, उसको हम लोग करते हैं एसआई प्रणाली। जो हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान का किलोग्राम वगैरह, वही वाला है। मेन क्या है, अब समझिए। जैसे 1 पाउंड जो है आपका 400 ग्राम होता है लगभग, और 1 किलो में आपका 1000 ग्राम होता है, लगभग 2 से ढाई गुना है। अब एक एरोप्लेन जाता है भारत से, और आपका जा रहा है कहाँ, ब्रिटेन। अब उस एरोप्लेन में ये लिखा है कि आपको जो है टंकी भरना है भारत से ब्रिटेन के लिए कितना, 1 किलो पेट्रोल या 100 किलो पेट्रोल। ओके, आप 100 किलो पेट्रोल भरते हो, चले जाते हो। ब्रिटेन वाला पड़ता है उसको 100 किलो की जगह 100 पाउंड। अब वो आधा टंकी पेट्रोल भरेगा। अब जब वो आधा टंकी पेट्रोल भरेगा, आपका हवाई जहाज हवा में रहेगा, पेट्रोल खत्म हो, और उसके बाद क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे। तो यूनिट अलग अलग अगर हुई, मान के चलिए भारत एक अलग यूनिट यूज करता है, दूसरा देश एक अलग यूनिट यूज करता है, तीसरा देश एक अलग यूनिट यूज करता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि यूनिट जो डिफर करती है, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती है। नॉर्मल अगर बिजनेस में लॉस हो रहा, कोई इशू नहीं होता उतना बड़ा, पर अगर किसी की जान चलेगी तब। ऑलरेडी ऐसा एक जो एयरपोर्ट वाला मैं बता रहा हूँ, एरोप्लेन वाला, वो एक घटना हुई थी जिसमें मतलब सभी यात्री मारे गए थे। जनरली वो तो वैसे ही होगा अगर एरोप्लेन गया तो वो ध्यान रखिएगा। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता थी, जो हमारा आया एसआई पद्धति। एसआई पद्धति आपको एमकेएस के जैसे ही आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए भारत की यदि बात करते हैं, तो भारत में जो है मीट्रिक या एसआई प्रणाली, मतलब एमकेएस पद्धति या एसआई प्रणाली हम लोग 1957 से जो है लागू करके रखे हैं। तो जनरली हमारे यहाँ दोनों देखने को मिलेगा, बट स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा है, एमकेएस वाला है। कभी आप कोई भी बुक्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, गणित का भी करते होंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं हम लोग, मील पर आवर नहीं बोलते, पता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं, और जैसे खगोलीय इकाई, ये सारी परिभाषाएं पूछ दी जाती है, इसको भी समझते हैं। तो खगोलीय इकाई क्या होता है, तो पृथ्वी और सूर्य जनरली क्या है, यहाँ पर देखिएगा कई लोग इसमें अलग अलग बात बोलेंगे। पृथ्वी और सूर्य जो है, सूर्य जो है मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ये आपका पर्टिकुलर वृत्ताकार नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बराबर चारों तरफ से दूरी रखती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की एक औसत दूरी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका यदि मान की बात करेंगे, तो 1.46 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 10 की घात 11, मतलब मान के चलो 10 के पीछे आप 11 शून्य लगा दो, उतना लंबा आपको देखने को मिलेगा। वैसे सौर्य दिन, ये भी कई बार पूछते हैं कि सौर्य दिन किसकी इकाई है, तो सौर्य दिन है आपका समय की इकाई। सौर्य दिन क्या होता है, तो पृथ्वी पर सूरज का एक दिन। सूरज के एक दिन कैसे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 24 इंटू 60 इंटू 60 अगर आप करोगे, तो आपको एक सौर्य दिन मिलेगा 86,400 सेकेंड। अब इसका क्या आवश्यकता है, मान के चलिए कोई स्पेस स्टेशन पे काम कर रहा है आपका, कहीं अंतरिक्ष यात्री जाके बैठे हैं, है ना, सैटेलाइट में है, वो तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, उनको कैसे पता चल रहा है कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। तो वैसे में वो आपका क्या करेंगे, सौर्य दिन कैलकुलेट करेंगे। ओके, प्रकाश वर्ष ये किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है, बेसिक है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी।
कितनी होती है वैल्यू? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा, खगोलीय इकाई हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया और पारसिक हो गया। ये तीनों आपकी दूरी की इकाई है। पारसिक दूरी की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक होता है। एक पारसिक जो है प्रकाश वर्ष का 3.25 गुना होता है। मतलब प्रकाश जितना 3 वर्ष, सवा 3 वर्ष में दूरी तय करेगा, वो आपका एक पारसिक के बराबर होगा। अगर एक पारसिक की नॉर्मल में अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे तो 3.08 इंटू 10⁻16, यहाँ पे क्या करेंगे? 10 की घात 16 मीटर करेंगे। ओके, ये 16 ऊपर में नहीं चढ़ा है, 10 की घातांक 16 मीटर करेंगे, ये हो जाता है आपका पारसेक। ओके, चलिए दूरी की इकाई है। आते हैं नेक्स्ट को हमारे उसमें। तो मापन से रिलेटेड एक चीज है, आज तक इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए हैं, हो सकते हैं आगे आ जाए। तो मापन संबंधित त्रुटियां, जैसे मान के चलिए मैं मापन करने गया हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी लंबाई कितनी है मैं मापता हूँ, या कितना लीटर पेट्रोल आया है ये मैं मापता हूँ, या किसी का तापमान कितना है मैं ये मापता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मापन पे आप एक्यूरेट ले लो, है ना? कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है। त्रुटियों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। मान के चलो जिस इंस्ट्रूमेंट से, मतलब आपकी आंखें वगैरह सब तेज है, बट जो इंस्ट्रूमेंट से आप नापने की कोशिश कर रहे हो वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, या गलत रीडिंग दे रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ये चीज पता होगी कि कोई भी चीज 100% एकदम परफेक्ट तो होती नहीं, थोड़ी मोड़ी त्रुटियां होती हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, आगे जाके उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, उन त्रुटियों को मतलब स्टैंडर्ड करके फॉर्मूले के थ्रू कर लेते हैं। तो इसी से रिलेटेड हो सकता है आगे न्यूमेरिकल भी आ जाए। तो चलिए, अब देखोगे मापन की त्रुटियों को तीन प्रकार से हम समझ सकते हैं। पहली होती है क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि या जिसको बोलते हैं रैंडम एरर, और तीसरी होती है स्थूल त्रुटि या ग्रॉस एरर। तो क्रमबद्ध त्रुटि की बात करेंगे तो इन सारे त्रुटियों का कारण हम लोगों को पता रहता है और इनमें कमी लाई जा सकती है। मतलब ऐसी त्रुटियां जो किस कारण से हो रही है हमको पता है, और उसमें अगर कोई त्रुटि आ रही है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये त्रुटियां किस प्रकार की होती है, किन कारण से होती है? जनरली बहुत सारे कारण है, मैं नोट्स में और डाल के रखा हूँ। अभी दो कारणों की बात करते हैं। तो पहला है यंत्रों के कारण। अगर मान के चलो यंत्र की संरचना, बनावट या निर्माण में त्रुटि के कारण उत्पन्न हो गई है, ओके, ऐसी त्रुटियों को हम लोग क्या करते हैं, शून्यांकों का मिलान न होने के कारण शून्यांक त्रुटि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगी। मतलब क्या? यदि आप जिस मशीन से आप निकाल रहे हो, रीडिंग ले रहे हो, वो मशीन आपकी गड़बड़ है, थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, तो वो मशीन क्या है, कभी भी सही पाठ्यांक नहीं देगी। नॉर्मल आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। अगर आपको फिजिक्स में नहीं जाना है, घर में आप जा रहे हो बाजू वाले दुकान से सामान लेने के लिए, अब वो क्या रहता है, दुकान में आजकल इलेक्ट्रिक वाला आपका आ गया, वजन मापने वाला। वो वजन मापने वाले में वो जब आपका मशीन है, वो कुछ ऐसा गड़बड़ है थोड़ा सा, कि वो 100 ग्राम को 80 ग्राम दिखाता है या 95 ग्राम दिखाता है। तो पर 100 ग्राम में वो 5 ग्राम की क्या कर रहा है, त्रुटि कर रहा है। तो ऐसे होता है कई बार, मशीन की बनावट के कारण गड़बड़ हो जाती है, या कुछ कांटा घूम गया, किस कारण से हो रहा है, तो कोई एक एरर आ गया, बिजली ज्यादा चले गई उसके कारण रीडिंग अलग दिखा दिया। तो ऐसी त्रुटियां जो है मशीन में लिखा रहता है कि ±10% है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज को जैसे मापेंगे, तो अगर आइडिया लग गया कि यार ये 100 ग्राम को 90 ग्राम दिखाता है या 95 ग्राम दिखाता है, तब हम लोगों को क्या समझ में आ जाएगा कि अगर 95 ग्राम आया मतलब 100 ग्राम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इस त्रुटि को जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। बेसिक सा है मशीन में गड़बड़ के कारण। दूसरा आता है व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि क्यों होती है? किसी व्यक्ति में अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि जो है आपका क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि है। जैसे मान के चलिए आप ठीक से एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे बीपी मशीन आती है डॉक्टरों द्वारा बीपी मापने वाली। अगर कोई व्यक्ति है, मशीन ठीक है, पर वो डॉक्टर आपकी ऐसे पल्स नहीं चेक कर पा रहे कि कब आपका पल्स बंद हुआ है कब खुला है, तो मशीन तो सही रीडिंग दिखाएगा, बट व्यक्ति के कारण जो है वो त्रुटि गड़बड़ आएगी। तो वैसी वाली त्रुटि को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत त्रुटि। एक्सपीरियंस नहीं है, है ना? बीपी वाला आप लोगों को अगर पता होगा, ऐसे कान में स्टेथोस्कोप लगाए पल्स मापते हैं, कब बंद हो रहा है कब ज्यादा हो रहा है, अगर डॉक्टर नहीं पकड़ पाए तब, तो वहां पर व्यक्तिगत त्रुटि है। तो एक्सपीरियंस डॉक्टर लोग जल्दी कर लेते हैं, देखिए होगे, और जो प्रैक्टिशनर्स रहते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यादृच्छिक त्रुटियों पे या रैंडम त्रुटि। तो रैंडम त्रुटि क्या है, अत्यधिक भिन्नता के कारण होती है। कभी कभी इस प्रकार की त्रुटियां अवसरीय त्रुटि कहलाती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पाठ्यांकों की पुनरावृत्ति करे तो प्रत्येक प्रेक्षण में त्रुटि करता है। इस प्रकार की त्रुटि को अंकगणितीय माध्य के द्वारा निकाला जाता है। अब सिमिलर आप ले लीजिए बीपी वाला एग्जाम्पल। यदि कभी आप कोई मशीन से भी बीपी चेक करते हैं, डॉक्टर के पास आप बीपी चेक कराने गए, तो कई बार देखे होंगे आप लोग, डॉक्टर लोग 2 या 3 बार बीपी चेक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पता है कि आप जितने बार भी निकालोगे रैंडम थोड़ा बहुत कहीं नहीं कहीं ऊपर नीचे होगा। जैसे मान के चलिए पहले बार रीडिंग आई 100, दूसरे बार आई 95 और तीसरे बार आई 105, तो डॉक्टर क्या करेगा, ये तीन रीडिंग रखेगा और ये तीन रीडिंग का माध्य निकाल लेगा, और इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे, एक आइडिया कि हाँ इतना इतना होना चाहिए। मान के चलिए मैं निकालता हूँ कोई एक मशीन, ओके, या मैं किसी चीज की लंबाई नापने की कोशिश कर रहा हूँ। अब लंबाई नापता हूँ, एक बार मीटर स्केल लेता हूँ, दिखाता है 3 मीटर। फिर दूसरी बार दिखाता हूँ 3.1 मीटर दिखाया। तीसरे बार फिर मैं रीडिंग लिया 3.2 मीटर दिखाया।
तो थोड़ा बहुत 0.1 0.2 का आ रहा है फर्क, तो मैं क्या बोलूंगा, एक बार 3 था, फिर 3.1, फिर 3.2 था, तो क्या करते हैं 3.1 एक मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यादृच्छिक त्रुटि। याद रखिएगा, मैं एग्जांपल में बहुत बड़ी वैल्यू बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप लोग स्कूल वगैरह में करें 9th और 10th में वर्नियर कैलिपर्स या फिर आप स्क्रू गेज से अगर काम करे हैं, वहां पे पता होगा थोड़ा बहुत रहता था, तो हम लोग को 2-3 बार रीडिंग लेना ही पड़ता था। फिर आता है स्थूल त्रुटि। इसको हम लोग नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे। ये क्या है, असावधानी के कारण होता है। मतलब आप जब ऐसे कारण से कर रहे हो कि आपकी गलती है, वहां पे हम लोग नहीं कर सकते। मतलब कैसे, यंत्रों के बिना समायोजन का पाठ्यांक लेना, आपको लेना था बिजली का रिकॉर्ड या मतलब विद्युत धारा का रिकॉर्ड, उसके लिए आपको जोड़ना रहता है सीरीज में, आप क्या कर दिए पैरेलल में लगा दिए इंस्ट्रूमेंट, तो कभी भी सही रिकॉर्ड नहीं आएगा। यहाँ पे आपकी गलती है ना। गलत तरीके से पाठ्यांक लेना, फिर से सेम है, आपको पल्स नापने के लिए यहाँ पर मशीन लगाना था और आप कान पे लगा दिए हो, तो कहाँ से सही देगा, है ना। गलत तरीके से लिखते समय गलती कर देना, आपने मशीन वगैरह सब सही लगाई, आपका बीपी दिखा रहा है 120/80, पर आप क्या करते हो, लिखते समय 120 की जगह बाबू सोना से बात करे तो 150 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या है, मानव की एरर है, ग्रॉस एरर है, इसको ठीक नहीं कर सकते। गणना करते समय पाठ्यांक गलत रख देना। कई बार होता है कि जैसे आप देखे होंगे, दुकान वाले लोग जो रहते हैं, जो वजन मापने वाला रहता है, सुबेरे के दिन अपना सेट करते हैं, है ना। आप देखोगे तराजू कई बार अगर ऑफ होता है तो सेट करते हैं उसको, अगर वो सेट करते समय गलती रखे तो वो पूरा एरर ही आएगा हर बार। तो ये कुछ है त्रुटियों के प्रकार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। लंबाई या दूरी के मात्रक। तो लंबाई के मात्रक की अगर बात करेंगे तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक मील, ध्यान रखिएगा, एक मील का हमारा कितना होता है, 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है। वैसे एक नॉविक मील या नॉटिकल माइल की यदि बात करेंगे 1.852 मीटर होता है। खगोलीय इकाई की हम लोग बात कर चुके हैं 1.495 10 to the power 11। प्रकाश वर्ष की बात कर चुके हैं हम लोग 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर, या 8481612 एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। पार्सिक लंबाई की इकाई हो जाएगा फिर से 3.08 इंटू 10 to the power 16 मीटर, या 3.25 लाइट ईयर। ऐसी द्रव्यमान की मात्रक की यदि बात करते हैं तो ऑन्स, ऑन्स आता है 228.35 ग्राम, है ना। आप लोग कभी गए होंगे तो ये सारी चीजें सुनी होगी सोनार वगैरह की दुकान में। वैसे पाउंड हो जाता है आपका 453.52 ग्राम। किलोग्राम की यदि बात करेंगे 1000 ग्राम या 2.205 पाउंड हो जाएगा। क्विंटल 100 ग्राम का होता है। मीट्रिक टन आपका 1000 किलोग्राम। कभी भी धान खरीदी तो जानते हो, सुनते हो मीट्रिक टन में खरीदा गया है, तो मीट्रिक टन का मतलब क्या होता है, 1000 किलोग्राम। जैसे मान के चलिए 110 मीट्रिक टन, तो 110 इंटू 1000 कर दो, इतना किलोग्राम आपका धान खरीदी हुई है। फॉर एन एग्जाम्पल आप इस चीज को समझ सकते हैं। फिर आते हैं समय के मात्रक पे। तो समय के मात्रक में मिनट, 1 मिनट बराबर आपका कितना होता है, 60 सेकेंड। वैसे 1 घंटे की बात करेंगे तो आपका 60 मिनट या 3600 सेकेंड। एक दिन 24 घंटे कोई दिक्कत नहीं है, एक हफ्ता 7 दिन। मेन है एक चंद्रमास, चांद का एक महीना कितने का होता है, तो चांद का एक महीना होता है आपका 4 हफ्ते का, 28 दिन का, ध्यान रखिएगा। वैसे एक सौर्य मास की यदि बात करेंगे तो एक सौर मास आपका होता है 30 दिन का, 30 दिन या 31 दिन का, और फरवरी में 28 से 29 दिन का। ऐसी वर्ष की बात करेंगे तो आप बोल सकते हो 13 चंद्रमास, ओके, क्योंकि 28 दिन के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं, तो 13 चंद्रमास के हिसाब से आप ले सकते हो, या फिर 13 चंद्रमास एक दिन, या फिर 12 सौर मास, जिसको हम लोग बोलेंगे 365 दिन। एक लीप वर्ष आपका हो जाएगा 366 दिन। ये कई बार आ जाता है जीके में। ऐसी क्षेत्रफल के मात्रकों की बात करते हैं तो 1 एकड़ बराबर आपको हो जाता है 4840 वर्ग गज, या फिर 434560 वर्ग फुट, या 4046.94 वर्ग मीटर। वैसे 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ का, 1 वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर का, और 1 वर्ग मील आपका हो जाता है 2.6 वर्ग किलोमीटर का। ये सारी चीजें जो है आपको एटलीस्ट याद रखनी है, क्योंकि कई बार यूनिट कन्वर्जन के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब न्यूमेरिकल अगर कभी गलती से एकड़ वगैरह में आ गया और यूनिट नहीं पता तो पूरा गेम वहीं बिगड़ जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण मात्रकों को देखते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे डायोप्टर, डायोप्टर किसका मात्रक होता है, लेंस की शक्ति का होता है। ऐसी बल का मात्रक हमारा क्या होता है, डाइन। अर्ग जो है ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, याद रखिएगा। एसआई मात्रक न्यूटन है, इसके अलावा डाइन भी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक है। फेराडे विद्युत धारा का है। फर्मी जो है नाभिक की लंबाई का है। गैलन जो है आयतन का होता है, और 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर होता है। गॉस चुंबकीय प्रेरण का है। नॉट जो है समुद्री चाल का, आप लोगों ने सुना होगा ना, 1200 नॉटिकल माइल ऐसे बोलते हैं समुद्री चाल का। मोह विद्युत चालकता का है। कैलोरी ऊष्मा का है। कुलाम्ब विद्युत आवेश का। सेंटीग्रेड तापमान का। केल्विन तापमान का हो जाएगा। सेंटीमीटर दूरी का है। क्यूरी जो है रेडियो धर्मिता या रेडियो विखंडन का। रदरफोर्ड भी रेडियो विखंडन का। डेसिबल ध्वनि तीव्रता का है। हेनरी प्रेरकत्व का है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का है। ऐसी यदि हम लोग बात करेंगे, नॉट हम लोग कर चुके थे समुद्री चाल। फैदम जो है समुद्री गहराई का। डेसिबल ध्वनि तीव्रता का।
बैरल जो है आयतन का, ये वाला क्वेश्चन आजकल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बैरल बराबर 37.5 हो सकता है पूछे, क्योंकि आपको पता होगा जब भी हम लोग कोई पेट्रोलियम उत्पाद लेते हैं वो बैरल पे लेते हैं, है ना। केबल की बात करेंगे तो समुद्री गहराई का है। एम्पियर विद्युत धारा का, ओम विद्युत परिरोध का, रिम जो है कागज की माप होती है। जैसे अगर आप कभी भी पेपर वगैरह लेने जाएंगे ना, पेपर का बंडल, जेके कॉपी वगैरह, तो उन लोग एक रिम बोलते हैं, 500 सीट का होता है, वो कागज की माप होती है रिम। ओके, बेबर की बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स का, ओरेस्टेड चुंबकीय तीव्रता का, वॉट जो है शक्ति का, वोल्ट विभव विभवांतर का, किलोवाट जो है शक्ति का है। डॉप्शन ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डॉप्शन होता है। कैंडल जो है शक्ति प्रतिबंध तीव्रता या ज्योति तीव्रता, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको बोलते हैं कैंडेला। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का है। आगे चलेंगे यदि हम लोग देखेंगे तो सेंटिजन जो है किरण से उत्पन्न विकिरण की मात्रा है, क्यूसेक द्रवों के प्रवाह की दर है ना, पर्टिकुलरली कितना द्रव बह रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूसेक। मैक नंबर होता है वायुयान की चाल, मैक क्या होता है, ध्वनि से कितना ज्यादा गुना, जैसे मैं बोलता हूँ 3 मैक, तो ध्वनि से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से चल रहा है, तो मैक क्या है आपका, वायुयान की चाल, जो बहुत तेज चलते हैं, ध्वनि से तुलना करते हैं। क्रूज की बात करेंगे 12 दर्जन क्यूबिट दूरी की है। बिट्स जो है कंप्यूटर की याददाश्त या मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती है वो हम लोग बिट में निकालते हैं, बोलते हैं ना एमबी जीबी, बस वही है। एकड़ जो है भूमि की माप है। लीग जो है दूरी की माप है, नॉटिकल मील समुद्री दूरी की है। मैक्सवेल चुंबकीय प्रेरण की है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की है। किलोवाट घंटा, ये विद्युत ऊर्जा, मतलब जो हमारा मीटर आता है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा किलोवाट घंटा। ओके, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स, इसको हम लोग एक यूनिट भी बोलते हैं, जैसे 100 यूनिट हम लोग बोल रहे खर्चा कर रहे हैं, तो 100 किलोवाट घंटा हमने जलाया है। कैंडेल जो है ज्योति तीव्रता, पास्कल दबाव की, बार दबाव की। स्ट्रोक जो है आपका काइनेटिक श्यान की है। पौंड जो है मात्रा है आपकी एफपीएस की। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा इस यूनिट का, वो होता है उपकरण और उनके प्रयोग में। मात्रक वाले यूनिट पे इस चीज को भी कवर अप कर रहा हूँ ताकि बहुत आसानी से याद हो जाए। इसमें कुछ मैं लेके आया हूँ, बाकी बहुत सारे हैं, 50 के ऊपर और उपकरण है, वो आपको प्रिंटेड नोट्स में अवेलेबल रहेगा, वहां पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला लेक्चर हो सकता है लंबा हो जाए, कई बार बच्चे फिर बोर होने लगते हैं ना। तो सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले आते हैं, तो बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए काम आएगा। मंदक जो है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने का माध्यम होता है, मंदक के रूप में क्या काम करता है, भारी जल। मैक मीटर क्या होता है, तो वायु की गति को ध्वनि की गति के पदों में मापता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद चुंबकत्व मापी या मैग्नेटोमीटर विभिन्न चुंबकीय आघूर्णों तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं। माइक्रोमीटर बहुत छोटा, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, मतलब 1 लाख गुना, है ना, 1 मीटर का 1 लाखवां हिस्सा। तो बहुत छोटे वाली चीजों को मापने के लिए आपका माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोफोन लगा हुआ है ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करने के लिए, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन है। मेरी आवाज जो है वो साउंड है, उसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। नेफ्टोमीटर द्रव में लटके कणों द्वारा प्रकाश परिणन को मापता है। ये आपका नेफेटोमीटर क्या होगा, जैसे द्रव में आपके कोई भी कण है, तो जब हम प्रकाश डालेंगे उसमें तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, तो उसको मापने के काम आता है। ओम मीटर प्रतिरोध को मापने का काम करेगा। ओंडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों और आवृत्तियों को मापने का काम करता है, स्पेशली रेडियो बैंड में, ये आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा यदि बात करेंगे पैराशूट, तो छाते के समान उपकरण होता है, जो युद्ध या आपात स्थिति में वायुयान से उतारने के लिए काम आएगा। पीपेट क्या होता है, तो द्रव की मापी गई एक निश्चित मात्रा को दूसरे बर्तन में डालने के लिए यूज किया जाता है। पीपेट यंत्र आप देखे होंगे, अगर 11th-12th में केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट किए हो, वो जो लिक्विड खींचना रहता था, ऐसे सांस लेके ऐसे मुंह से खींचते थे, ऐसे उंगली लगाते थे, वो आपका पीपेट है। पोटेंशियोमीटर क्या होगा, तो किसी सेल में विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध की माप करना, सेल में कितनी क्षमता है वो देखने के लिए। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान को मापने वाला यंत्र है, जैसे सूर्य का तापमान मापना है, या वात्या भट्टी है। अब वात्या भट्टी जहाँ पे आपका जो लोहा है उसको पिघला रहे हैं, वहां पे आप थोड़ी ना ऐसे थर्मोमीटर लेके माप सकते हो, तो इन सब में क्या काम आता है, पायरोमीटर। इसके बाद आते हैं पाइक्रोमीटर, तो द्रवों के घनत्व के और प्रसार गुणांक को मापता है। रेडार की बात करेंगे, तो रेडार किस चीज के लिए, तो वायुयान की दिशा दूरी ज्ञात करने के लिए और किसी भी हवा में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपका रेडार काम आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं उपकरण के। और भी बहुत सारे उपकरण हैं, जिसको आपको चाहिए तो नोट्स में ले सकते हैं। इतना रखते हैं आज के वीडियो के लिए। यदि पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही हम लोग फिजिक्स का एक और दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे, बाकी एसआई और रेडियो की तैयारी आपकी होगी इसी में। बाकी यदि आप सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो पेड बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जल्दी ही हमारा पेड बैच भी जो है शुरू होने वाला है। तो धन्यवाद, जय हिंद।